हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज कॉल्ड मेटल ऑफ होप? आशा की धातु किस धातु को कहा जाता है? तो आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को, जिसका राइट साइड पे यहाँ फोटो लगा हुआ है। ठीक है, ये यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है। तो आशा की धातु कहा जाता है इसको। और चलिएगा देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये कैसे कलर का दिख रहा है? ये सिल्वरी ग्रे कलर का एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये है आपका सिल्वरी सिल्वरी ग्रे कलर का एलिमेंट है। ठीक, और आप देखिएगा इसके बारे में कि इसकी डिस्कवरी किसने की, किसने खोजा था इसको? मार्टिन हेनरिच क्लापोर्थ ने। मार्टिन हेनरिच क्लापोर्थ। मार्टिन हेनरिच क्लापोर्थ ने इसकी खोज की थी 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इसका ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओर। यूरेनियम का इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है? तो वो है पिच ब्लेंडे। पिच ब्लेंडे यूरेनियम का इंपॉर्टेंट ओर है, पिच ब्लेंडे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है U3O8। ये यूरेनियम का ओर है। नेक्स्ट पॉइंट यूरेनियम के बारे में। भारत के झारखंड राज्य में यूरेनियम के अयस्क पाए गए हैं। किस जगह पे? वो है झारखंड के जादूगोड़ा स्थान पर। ठीक है, ये है झारखंड का जादूगोड़ा। जादूगोड़ा स्थान पर झारखंड के कुछ माइंस मिली हैं जहां पर यूरेनियम का ओर मिलता है। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का ओर मिला है भारत में। और अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग वन थर्ड यूरेनियम कहाँ मिलता है? वहां मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पूरे वर्ल्ड का अप्रोक्स वन थर्ड यूरेनियम मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में जो यूरेनियम यूज होता है वो होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में होता है। तो ये कुछ यूरेनियम से जुड़े हुए पॉइंट थे जिनको हम लोग याद रखेंगे। एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी बात कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट। हुज स्पीसीज इज पूसा मेजेस्टी? पूसा मेजेस्टी किसकी प्रजाति है? तो यहाँ आपको एक सुंदर सा पपीता हुआ दिख रहा है। तो पूसा मेजेस्टी पपीते की एक प्रजाति है। पूसा मेजेस्टी वैरायटी ऑफ पपाया है। और इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे हम। साइंटिफिक नेम क्या होता है पपीते का साइंटिफिक नेम है कैरिका। यहाँ लिख देता हूं मैं, कैरिका पपाया। कैरिका पपाया साइंटिफिक नेम है पपीते का। ठीक है, इसकी अदर वैरायटी कौन सी है? पूसा पूसा नन्ना एंड पूसा जाइंट। ये पूसा जाइंट, GIANT, पूसा जाइंट, ये पपीते की प्रजाति है। और एक इंपॉर्टेंट नाम है सूर्या। ये पपीते की प्रजाति है। पपीते को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? पपीते को भारत में लाने का श्रेय जाता है डचेस को। डच लोग भारत में पपीते की खेती को लाए थे। नेक्स्ट। विच ब्रीड ऑफ गोट इज कॉल्ड द वर्ल्ड मिल्क क्वीन? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो देखिएगा एक सुंदर सी बकरी यहाँ राइट साइड पर फोटो लगा हुआ है जिसका, ये है सानेन गॉट। ये है सानेन गॉट, जो कि स्विट्जरलैंड के वेस्टर्न पार्ट में मिलती है। सानेन गॉट, ये सानेन गॉट है। सानेन, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के वेस्टर्न पार्ट में मिलती है और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल है बर्न। ये आप याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड को दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। और एक बात, एक
बकरी की नस्ल है जो भारत में पाई जाती है, जिसका नाम है जमुना पारी। जमुना पारी, जमुना पारी एक बकरी की नस्ल है जो कि भारत में पाई जाती है, और यह बकरी सबसे ऊंची और सबसे लंबी होती है, और यह ज्यादा दूध देने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जमुना पारी बकरी कहाँ की नस्ल है? ये भारत में पाई जाती है बकरी की नस्ल है, और ज्यादा दूध देने के लिए बहुत फेमस है। जमुना पारी याद रखेंगे, भारत में बकरी की नस्ल है। और सानेन गोट, ये यूरोप का देश है स्विट्जरलैंड, उसके वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है सानेन गोट। ठीक है, इसको विश्व की दूध की रानी कहते हैं सानेन गोट को। ठीक है, जमुना पारी भारत में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज ऑफ विच गैस डज द ब्रेड स्वेल? रोटी किस गैस की वजह से फूलती है? तो देखो, गैस पे रखी हुई रोटी हमको दिखाई दे रही है राइट साइड पे, एकदम फूली हुई रोटी है। तो इस रोटी के अंदर कौन सी गैस भरी है? किस गैस की वजह से ये फूली दिखाई दे रही है हमें? ये हमें दिखाई दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूली फूली दिखाई दे रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 करके लिखते हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम ब्रीदिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 को बाहर निकालते हैं। अब जानते हैं CO2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। CO2 एक कलरलेस गैस होती है। CO2 एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, मतलब ना तो इसका रंग होता है, रंगहीन गैस है, और ये इसमें कोई सुगंध नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई स्मेल इसमें नहीं होती, हम बोल रहे हैं ऑर्डरलेस। ठीक, अब ये कहते हैं कि ड्राई आइस का नाम आपने सुना होगा। तो जो फ्रोजन सॉलिड CO2 होती है, जमी हुई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रोजन सॉलिड CO2, उसको क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ बोलते हैं जमी हुई सॉलिड CO2 को। क्या कहते हैं? जमी हुई ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस भी है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस है CO2, ग्रीन हाउस गैस। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उसमें मिनिमम 3 एटम होने ही चाहिए, तभी वो CO2 तभी ग्रीन हाउस गैस मानी जाएगी। ग्रीन हाउस गैस की क्वालिटी ये है कि उसमें मिनिमम 3 एटम होने ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोले कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? नहीं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 ही एटम है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो इसलिए ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। ग्रीन हाउस गैस का मैं एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूँ, जैसे SO2, NO2 और CO2, वाटर वेपर H2O, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इन सब में 3-3 एटम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक कार्बन, एक क्लोरीन, एक कार्बन, 3 एटम। ऐसे ही आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में 3 एटम है, NO2 में 3 एटम है। ये सब ग्रीन हाउस गैस हो सकती हैं जिसमें 3 एटम होंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेज होने के लिए 3 एटम होना जरूरी है। और एक बात कि CO2 का यूज हम किस लिए करते हैं? आग बुझाने के लिए भी हम CO2 का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम CO2 का यूज करते हैं। आपने देखा होगा वो लाल लाल सिलेंडर लगे होते हैं जहां था, उनमें से जब उनसे आग बुझाते हैं तो एक जहां पर आग बुझाते हैं तो व्हाइट 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 पाउडर बिखर जाता है, वो सॉलिड CO2 होती है। अब देखो यहाँ रोटी के नीचे ये ब्लू ब्लू कलर की फ्लेम जल रही है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे ये जो LPG की फ्लेम जल रही है, तो LPG के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? LPG गैस के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा? अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ हमसे एक फल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, एग्जाम में कई बार देखा गया है, कभी सब्जियों के, कभी फलों के, कभी अनाज के वैज्ञानिक नाम आते रहते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है अमरूद का वैज्ञानिक नाम, जो कि होता है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ P साइलेंट होगा। सीडियम PSIDIUM, सीडियम गुआजावा। गुआजावा ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है।
इसी के साथ मैं आपको सेब का, एप्पल का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है मेलस डोमेस्टिका। मेलस डोमेस्टिका, ये एप्पल का साइंटिफिक नेम है, मेलस डोमेस्टिका। तो यहाँ मैंने आपको दो बातें बताई हैं, अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआजावा और एप्पल का साइंटिफिक नेम मेलस डोमेस्टिका। और एक बात, एप्पल में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है एप्पल में? एप्पल में होता है मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलेइक एसिड पाया जाता है सेब में। तो यहाँ आप इन तीनों बातों को ध्यान रखना। सीडियम गुआजावा अमरूद का वैज्ञानिक नाम है, मेलस डोमेस्टिका सेब का वैज्ञानिक नाम है, और सेब में कौन सा एसिड होता है? मैलेइक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the word G in 4G signify? 4G में ये जो वर्ड G लगा हुआ है, ये किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है जनरेशन का। इसका यहाँ मतलब है जनरेशन, GENERATION, जनरेशन। ठीक है। और अभी आपको पता होगा हाल ही में 5G नेटवर्क लॉन्च किए हैं, वो कौन सा कंट्री है जिसने 5G नेटवर्क लॉन्च किए हैं? 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला कंट्री है, फर्स्ट कंट्री बन गया है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिए हैं, वो 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज नोन फॉर स्टार्टिंग द कुंभ मेला? कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन को कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। देखो आप इनको यहाँ देख सकते हैं, फोटो यहाँ लगाई हुई है। ये कुंभ मेले में कुंभ मेले का आयोजन कराया करते थे 7वीं शताब्दी में, और उसमें बहुत कुछ दान किया करते थे। ठीक है। और यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, देखो, भाई की हत्या के बाद 16 साल की उम्र में ये राजा बने थे। इन्होंने, इनकी राजधानी थानेश्वर थी, हरियाणा के थानेश्वर के ये राजा थे। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर ली थी। कुंभ कुंभ में ये बहुत दान किया करते थे, सब कुछ दान किया करते थे, और अपनी बहन से मांगकर कपड़े पहनते थे। ठीक है। अब इनके कुंभ मेले के बारे में कुछ बात बताता हूं मैं आपको। कुंभ मेला 12 वर्ष में, 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, एक एक जगह के पर जब दोबारा मेला लगेगा तो 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। ठीक है। और हर्षवर्धन, मैं लिख देता हूं यहाँ, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को श्रेय जाता है कुंभ मेले के प्रारंभ का। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में लगता है संगम पर, गंगा और यमुना के संगम पर। इलाहाबाद शहर का नया नाम प्रयागराज हो गया है। और लगता है हरिद्वार में, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में जो हरिद्वार है वहां लगता है गंगा नदी के किनारे। और नासिक, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और उज्जैन, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। तो 4 जगहों पर भारत में कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, हरिद्वार में गंगा पे, नासिक में गोदावरी पे, उज्जैन में शिप्रा पे। और कुंभ मेला किस किस दिन से शुरू होता है? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन से कुंभ के मेले की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन से कुंभ के मेले की शुरुआत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागौरी इज द ब्रीड ऑफ विच एनिमल? नागौरी किस जानवर की नस्ल है? तो ये एक कैटल ब्रीड है, जिस नस्ल के गाय और बैल होते हैं, कैटल ब्रीड है, कैटल ब्रीड है ये नागौरी। नागौरी गाय का आप फोटो देख सकते हैं। नागौर एक जिला है राजस्थान में, राजस्थान में नागौर एक जिला है, वहीं पर ये नस्ल पाई जाती है। नागौर में पाई जाने की वजह से इस कैटल ब्रीड को नागौरी नस्ल कहते हैं। नागौर राजस्थान का एक जिला है। दो और इम्पोर्टेंट मैं आपको नस्ल बता रहा हूं, हलिक्कर, हलिक्कर और खिल्लारी, हलिक्कर और खिल्लारी।
ये भी कैटल ब्रीड हैं। आप याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है, नागौरी, हलिक्कर, खिल्लारी, ये क्या हैं? ये कैटल ब्रीड हैं, ये गाय और बैल के नस्ल की प्रजातियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर गंगा ऑफ इटली इज कॉल्ड? किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ देखिएगा, फोटो भी लगा हुआ है यहाँ राइट साइड पे, ये साउथ यूरोप का फोटो है। इसमें देखेंगे आप, पो रिवर ये इटली में फ्लो कर रही है, तो पो रिवर को इटली की गंगा कहा जाता है। पो रिवर को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की सबसे लंबी नदी है ये, और इसका बेसिन, पो रिवर का जो बेसिन है वो 3 कंट्री में पड़ता है। एक तो इटली, एक स्विट्जरलैंड और एक फ्रांस। इन 3 जगहों पे पड़ता है। इटली की कैपिटल आपको मालूम है, रोम। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न होती है, और फ्रांस की होती है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड रेड गोल्ड? रेड गोल्ड किसे कहते हैं? रेड गोल्ड कहते हैं केसर को। ये सबसे महंगा मसाला है दुनिया का, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है ये। और ये किससे मिलता है? ये फूल के वर्तिकाग्र से मिलता है। ये मिलता है स्टिग्मा से। ये फूल है, ये वो फूल है जिससे केसर मिलता है, और फूल के वर्तिकाग्र पे ये थ्रेड थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये केसर होता है। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं, ये अपनी इनिशियल स्टेज में है, ये जब ये येलो शेड में है, फिर बाद में पकने के बाद ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड का 8%, 8 to 10% सैफरॉन जो केसर होता है, ये ईरान से आता है। 8 to 10% वर्ल्ड का जो केसर है, सैफरॉन है, वो कहाँ उगाया जाता है, कहाँ खेती की जाती है? ईरान में। और केसर का जो जन्म स्थान है वो कहाँ माना जाता है? ईरान और ग्रीस को ही केसर का जन्म स्थान माना गया है। और भारत के किस राज्य में इसकी केसर की खेती होती है? जम्मू कश्मीर राज्य, जो कि अब यूटी बन चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी में टूट करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं वहां के। तो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ और पामपुर 2 अनुकूल स्थान है केसर की खेती के लिए। किश्तवाड़ और पामपुर, यहाँ पर हमारे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर की खेती के लिए उपयुक्त दशा रखता है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। और आपके कोई सुझाव या कुछ आप अलग से कुछ हमें बातें बताना चाहते हैं या किसी को सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? पर ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन, कुछ अदर फैक्ट के साथ, जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अलग से बता करके चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। तो अपने सुझाव हमें जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। थैंक यू।